तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई स्टोरी में। तो दोस्तों, जो मैं स्टोरी शुरू करूँ उसके पहले जो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। आज जो है फिल्म इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े अभिनेता गोविंदन जी को किसी कारण से उनके पैर में गोली लगी है। तो उनको पास ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी जो है गोली निकाल दी गई है और अब वो खतरे से बाहर हैं। तो दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गोविंदा जी मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर रहे हैं और मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, या कहीं ना कहीं उनसे मिलने की एक बार तमन्ना भी है। तो जब कोई अपना या अपना चाहने वाला कोई इस प्रकार हो तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, और ये भी होता है कि ईश्वर उनको जो है जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे और फिर से वो अपने काम पर वापस लौटे। यही जो मेरी दिल से उनके लिए मैं जो कामना करता हूँ। तो अब हमारी कहानी पर हम लौटते हैं। तो हमारी कहानी जो है, रेनू यादव एक डाकू हुआ करती थी। हालांकि ये 90s के बाद 2000 में इनका जो है आगमन हुआ, या इनका जो है जलवा रहा। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक शादी समारोह चल रहा था। शादी समारोह में सभी महिलाएं जो है गीत गा रही थी, मंगल गीत गा रही थी। तो पहले के टाइम में होता ये था कि अक्सर डाकू शादी ब्याह में अच्छा खाना खाने के लिए या लूट के उद्देश्य से आते थे, तो वो अपना वेश बदल कर आते थे। तो भैया शादी में कुछ दो चार डाकू आए वेश बदल कर, चूँकि शायद कहते हैं बड़े लोगों की शादी थी। तो बड़े बड़े लोग थे और महिलाएं भी थीं और कुछ जो है राजनेता वगैरह भी थे। तो गाना बजाना चल रहा था, तो ढोलक वगैरह भी महिला बजा रही थी। ये होता है ना कि मंगल गीत में कई महिला जो है ढोलक वगैरह से भी गीत गाती हैं। तो ये ढोलक वगैरह बजा रहे थे, तो उसमें एक 12-13 साल की लड़की बहुत अच्छे तरीके से नाच रही थी, या कहें कि डांस कर रही थी, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर और होशियार और क्या बोलें, और एक प्रकार से ये कहें कि बहुत ही सुंदर लड़की थी। तो बाकी हुआ ये कि क्योंकि शादी में डाकू भी आए थे, तो एक डाकू को वो लड़की पसंद आती है। चूँकि 12-13 साल की लड़की, लेकिन इस प्रकार का बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम पे ये हुआ था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो एक डाकू को जो है पसंद आती है लड़की, और कहीं ना कहीं अब ये डाकू मन में ठान लेता है कि मैं अब इस लड़की को जो है पाकर रहूँगा। तो अब खाना पीना खाकर डाकू वहाँ से निकलते हैं। हालांकि उस शादी में उन्होंने कोशिश करी उस लड़की को वहाँ से जो है किडनैप करने की, लेकिन जो है कोई भी जो इस प्रकार की बच्चों की वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो उनकी जो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। तो अब बात आई गई हो गई कई कुछ दिन निकली। तो चूंकि बच्ची स्कूल में पढ़ा करती थी, यूपी में एक जिला है औरैया। औरैया गाँव, जो है औरैया जिला में एक गांव है जमाली। तो जमाली गांव में चूंकि ये बच्ची रहा करती थी, तो बात है 15 नवंबर 2002 की। 3 लड़कियां अपने स्कूल से जो है घर के लिए वापस लौट रही थी, जिसमें वो लड़की थी रेनू और उसकी 2 सहेलियां थीं। तो जैसे स्कूल आ रही थी, तो रास्ते में स्कूल से मतलब घर के लिए वापस आ रही थी, शाम का टाइम था। तो रास्ते में काली शीशा वाली एक गाड़ी जो है अचानक उनके पास रुकती है, और चूँकि गाड़ी में 3-4 लोग थे जो कि अपना मुँह कपड़ा से ढके हुए थे, और तीनों लड़कियों को पकड़ कर अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। तो बैठा लेने के बाद अब चूँकि लड़कियां शोर करती हैं, तो वो अपनी गोली के दम पर बंदूक बताकर
बोलते हैं कि यदि आप लोग चिल्लाए या किसी को बुलाने की कोशिश करी तो हम लोग आप तीनों को जो है मार देंगे, कत्ल कर देंगे। हालांकि बच्चियां थीं छोटी छोटी, डर गई, सहम गई। तो इसके बाद जो है अब तीनों बच्चियों को आगे ले जाया गया। तो कुछ दूरी पर ले जाकर जो है अब इन डाकुओं ने 2 बच्चियों को जो है नीचे उतार दिया, और अब वो एक बच्ची जो भी थी रेणु यादव, उसको ये डाकू जो है साथ लेकर जाते हैं। चूँकि 2 बच्चियों को उन लोगों ने उतार दिया था, तो वो आकर अपने माँ बाप को बताती है, रेणु के माँ बाप को बताते हैं। तो रेणु के माँ बाप जो है पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तो पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उस गाड़ी का पीछा करती है। हालांकि पुलिस पीछा कर रही थी, लेकिन वो बीहड़ के जंगलों में बहुत आगे तक निकल चुकी थी। अपनी वो गाड़ी छोड़कर, जो कि बीहड़ का रास्ता उबड़ खाबड़ का है, वहाँ पर जो गाड़ी वगैरह नहीं चलती, पैदल ही जाना पड़ता है। तो अपनी गाड़ी को छोड़कर वो चारों के चार जो है डाकू अब उस लड़की को लेकर जो है अंदर जंगल में चले गए। पुलिस ने हालांकि पीछा करा, लेकिन जो है अ, उसको उन चारों के चारों डाकू को पकड़ नहीं पाए। अभी हुआ ये कि चूँकि अब वो जंगल में पहुंचते हैं, अब बेचारी छोटी बच्ची रोती हुई उन लोगों के पास थी और रो भी रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बोल रही थी कि जो मुझे अपने पापा मम्मी के पास छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। हालांकि वो निर्दयी लोग उसको पकड़कर जंगल में ले जाते हैं। अब ले जाने के बाद जो मैन इसका सरगना बोले, या जो है मैन सरदार बोले इस गैंग का था चंदन यादव। चंदन यादव जो कि एक डाकू था। चूँकि ये चंदन यादव के लोग थे जो कि रेणु यादव को पकड़ कर ले गए थे। अब हुआ ये कि अब चंदन यादव को कहीं ना कहीं ये था कि हम इस बच्ची की जो है फिरौती मांगेंगे, या जो है कुछ तो पैसा मिलेगा। यदि 5-10 लाख की डिमांड करेंगे तो हो सकता है 6-7-5 लाख जितना ही मिल जाए उतना चलेगा। तो अब इस बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है और रेणु यादव को जो है पिता को एक लेटर लिखा जाता है। लेटर में जो है 10 लाख रुपए की डिमांड करी जाती है। यदि आप अपनी बच्ची को बचाना चाहते हैं तो 10 लाख का इंतजाम करें। क्योंकि अब रेणु यादव के पिता के पास ये चिट्ठी भेजी जाती है, और रेणु यादव के पिता जब ये चिट्ठी पढ़ते हैं तो चूँकि वो गरीब फैमिली से थे, या उनके पास इतनी ज़मीन जायदाद भी नहीं थी कि वो सारी भी बेच देते, तब भी उनके पास 10 लाख रुपए नहीं इकट्ठा हुए थे। तो इस पर कई लोगों से उनके पिताजी ने पैसे मांगे, साहूकार वगैरह से और गांव के जो सरपंच वगैरह होते बड़े बड़े लोगों से, लेकिन कहीं से भी उनको जो है पैसा नहीं मिला। तो अब इससे वो परेशान हो गए। हालांकि फिर भी वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच टाइम निकलता जा रहा था, जिस पर जो है चंदन यादव बहुत ही गुस्सा और गुस्से तरीके से बोल रहा था कि सिर्फ 1-2 दिन का टाइम और है, यदि इतने में पैसा नहीं मिल रहा तो मैं आपकी बच्ची को जो है मार दूंगा। हालांकि व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अब चूंकि अब टाइम निकलता गया, लेकिन पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई और माँ बाप कोशिश कर रहे थे। अब हुआ ये कि एक दिन की बात है, शाम का टाइम था। चूँकि लड़की दिखने में सुंदर थी, अच्छी थी और खूबसूरत थी, तो चंदन यादव की जो है उस लड़की पर नीयत खराब हुई थी। तो डाकू चंदन यादव उस लड़की का रेप करता है। क्योंकि लड़की नासमझ थी, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो हालांकि बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन चंदन यादव उसको जो है रेप करता है। हालांकि लड़की इसका विरोध करती थी, लेकिन उससे भी शायद चंदन यादव का दिल नहीं पजीजता था। एक छोटी बच्ची 12-13 साल की, तो आप सोच कर देख सकते हो उस पर क्या गुजरती हुई। अब हुआ ये कि अब कई दिन निकल गए और
दिन के बाद महीने भी निकल गए, लेकिन जो है अब लेटर का जवाब भी आना बंद हो गया और चंदन यादव ने कोई किसी प्रकार का लेटर भी नहीं भेजा अब रेनू के माता पिता को। अब रेनू यादव भी अब इस माहौल में ढलने लगी थी, क्योंकि उसके साथ हर एक दो दिन में ये गलत काम होता जो कि चंदन यादव करता था। अब उसने इसी लाइफ को अपना जो है जीवन मान लिया। अब उसे लगा कि अब शायद मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगी, अब जो भी है मुझे इसी जंगल में अब जो इन्हीं सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसी जो है अब जो गिरोह में मुझे रहना पड़ेगा। हालांकि अब टाइम निकला तो धीरे धीरे ये हुआ कि 1-2 साल गुजरी तो जो है रेनू यादव की उम्र जो है 16-17 साल के लगभग हो गई। अब धीरे धीरे रेनू यादव भी कहीं ना कहीं चंदन यादव को जो है चाहने लगी थी। तो अब रेनू यादव और चंदन यादव दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। प्यार करने के बाद उसको जो है रेनू यादव की एक बच्ची होती है। हालांकि उनकी शादी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बच्ची उनकी जो है हो जाती है, जिसकी डिलीवरी के लिए वो बाहर पास के शहर में उसको भेजते हैं और डिलीवरी करने के बाद वापस उसी गृह में आकर वो मिल जाती है। बाकी अब रेनू यादव भी चंदन यादव को नहीं छोड़ना चाहती थी। तो हुआ ये कि अब जो है ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तो उसी टाइम पे दो जो है डाकू और हुआ करते थे, समीर गुजर और निर्भय गुजर, जिनके जो है गिरोह में 8-10 महिलाएं हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं ये था कि जो उनको गिरोह को देखकर अब चंदन यादव को भी लगने लगा कि मैं भी अपनी जो है गिरोह में 8-10 लड़कियाँ रखूँगा। हालांकि इसका विरोध उसने जो रेनू यादव ने नहीं करा, क्योंकि वो चंदन यादव से डरती थी और कहीं ना कहीं उसका बातों का विरोध नहीं कर पाती थी। तो हालांकि एक दिन की बात है कि समीर गुजर और निर्भय गुजर जो है चंदन यादव से मिलने आते हैं। तो मिलने के बाद जैसे ही वो इसको रेनू यादव को देखते हैं तो निर्भय गुजर को रेनू यादव बहुत ही पसंद आ जाती है, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी और दिखने में भी क्या बोले बहुत अच्छी लगती थी। तो निर्भय गुजर की अब जो है रेनू यादव पर जो नीयत खराब हो जाती है। तो हालांकि ये बात फिर चंदन यादव को पता चलती है, तो चंदन यादव खुले में बोल देता है यदि किसी डाकू ने या किसी डाकुओं के सरदार ने रेनू यादव पर किसी प्रकार की गंदी नजर डाली तो मैं स्वयं उसको जो है गोलियों से छन्नी कर दूंगा। ये मेरी जो है लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग है। कोई भी सुन ले, कितना ही बड़ा डाकू हो, कितना ही बड़ी जो है हस्ती वाला हो, मैं उसे मार दूंगा। हालांकि इस पर जो है निर्भय गुजर को कहीं ना कहीं अब ये था कि जो किसी प्रकार से रेनू यादव को पाना है। तो इसी बीच जो है लूटपाट चल रही थी और जो है चंदन यादव और रेनू यादव कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया, लूटपाट करी गई, जिससे कि 40-50 मुकदमा अब दोनों पे चलने लगे थे। तो अब एक दिन की बात है कि तो अब बात आती है 3 जनवरी 2005 में। एक दिन की बात है कि अब निर्भय गुजर को कहीं ना कहीं ये था कि अब किसी न किसी तरीके से जो है अब रेनू यादव को पाना है। तो उसके मन की लालसा थी। तो रामवीर जो निर्भय गुजर और चंदन यादव दोनों मिलने का मतलब कि निर्भय गुजर अब इससे चंदन यादव से मिलने की गुजारिश करता है, इच्छा करता है, कोई ज़रूरी काम है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, यदि आप अकेले में मिलें, क्योंकि ये कुछ प्राइवेट बात है जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इस पर चंदन यादव हाँ बोलते थे और एकांत में दोनों मिलते, दोनों की मीटिंग होती, सब अपने अपने डाकुओं के साथ, लोगों के साथ, गिरोह के साथ जाते हैं
और एक सुनसान इलाके में मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसको निर्भय गुर्जर को इसकी रेणु यादव की पाने की चाहत थी। तो वो अब निर्भय गुर्जर चंदन यादव को बोलता है कि मुझे रेणु यादव चाहिए, इसके लिए आप जितनी भी कीमत चाहें बोल दें, या कितना भी सोना पैसा जितना भी आप इच्छा हो मुझसे बता दें, मैं कितनी भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ रेणु यादव चाहिए। तो इस पर जो है चंदन यादव आग बबूला हो जाता है और जो है फिर वो इस पर निर्भय सिंह गुर्जर पर गोली चला देता है। हालांकि गोलियां दोनों तरफ से चलाई जाती हैं और गोली में कहते हैं कि गोलीबारी में इसकी चंदन यादव की मौत हो जाती है। और फिर अब हुआ ये कि अब जैसे ही जिसकी चंदन यादव की मौत हुई, तो अब जो ये निर्भय सिंह गुर्जर था, तो रेणु यादव की जो किडनैप कर लेता है या पकड़ लेता है, और उसके साथ उनके जो कुछ लोग थे जो उनकी बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, बॉडीगार्ड थे, उनको भी जो किडनैप कर लेते हैं। तो रेणु यादव को लेकर अभी निर्भय सिंह गुर्जर अपनी जो एरिया में चला जाता है। तो फिर अब ये रखता है रेणु यादव को। तो एक दिन की बात है कि शाम का टाइम था, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ये निर्भय सिंह गुर्जर रेणु यादव को पाना चाहता है। तो फिर हुआ ये कि निर्भय जो रेणु यादव अपने बच्ची को शायद रो रही थी, तो बाहर घुमा रही थी, उसके साथ खेल रही थी। तो जैसे ही अब निर्भय सिंह गुर्जर रेणु यादव को देखता है तो उसकी नीयत खराब होती है। शाम का टाइम था, तो वो अब रेणु यादव को पकड़कर उसके साथ जो है जो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो कोशिश में हुआ ये कि रेणु यादव निर्भय सिंह गुर्जर का मुकाबला करती है और उसको इसमें सफलता ही मिलती है। इसके बाद जो है फिर यहाँ से अब वो रेणु यादव अपनी बच्ची को लेकर भागती है, क्योंकि वहाँ पर एक नदी थी, यमुना नदी। यमुना नदी के पास जाती है। तो चूँकि यमुना नदी का जो एरिया होता है उसको पार करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी होती चुकी। तो अब वो एक देखती है कि उसमें जो है एक लकड़ी तैर रही है, तो वो उसी लकड़ी के सहारे जो है अब उस नदी को पार करती है। उसमें बैठती है, चूँकि नाव वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, हालांकि तैरना जानती थी। तो वो अपनी बच्ची को लेकर जो है उस जो भी उस नदी में तैर रही थी या बह रही थी, तो उसके सहारे अब नदी पार करने के लिए जो है जाती है। तो चूँकि रात हो चुकी थी, 12 के समथिंग बज चुके थे। तो अब चूँकि रात में पानी में इतना समझ में नहीं आता कि कहाँ किनारा है, कहाँ लगना है। तो चूँकि बरसात के मौसम में उस दिन काली रात थी, तो रेणु यादव उस नदी में भटकती रही उसी लकड़ी के सहारे, और अपनी बेटी को जो है पीठ पर बांधी हुई। हालांकि फिर रेणु यादव पूरी रात में भटकने के बाद कुछ समझ में नहीं आता और घूम घाम पर जहाँ से स्टार्ट हुई थी और वापस आकर वहीं आती है। मतलब कि जिस किनारे से वो उस लकड़ी पर बैठी थी उसी किनारे पर वापस आती है, और इतने में सुबह हो जाती है। सुबह 5-6 का टाइम था और धीरे धीरे उजाला होना स्टार्ट होता है। तो हुआ ये कि जैसे अब वो किनारे पर आती है, किनारे पे आकर रुकती है और किनारे पर खड़ी होती है। देखती है कि जिस लड़की पर वो लकड़ी पर वो बैठी थी वो एक लाश थी, क्योंकि लाश के सहारे वो पूरी रात भर यमुना नदी में तैरती रही या उस पर घूमती रही और वापस आकर जो है किनारे पे लग गई। तो आप मतलब उसकी हिम्मत का एक प्रकार से सोच सकते हैं कितनी उसमें
हिम्मत रही होगी। तो अब जो है रेणु यादव फिर वहाँ से भागती है और जाकर एक पास के गांव में पहुँचती है और वहाँ जाकर एक, चूँकि जंगली एरिया में घर बना था, उस घर में जाकर छिपती है और बोलती है कि मैं चूँकि जमालीपुर की हूँ, यदि हो सके तो आप मेरे माता पिता को किसी प्रकार से खबर कर दीजिए, या मैं एक लेटर जो है लिख कर दे रही हूँ, तो आप ये लेटर जाकर आप मेरे माता पिता को दे दीजिए। तो वो लेटर लिखकर जो है अपने माता पिता को जमालीपुर में पहुंचाती है। तो इसके बाद एक दो लेटर तो जमालीपुर तक पहुंचते नहीं है, लेकिन फिर 8-10 दिन बाद एक लेटर जो है रेणु यादव के पिता को पहुंचता है और इसके बाद जो है रेणु यादव के माता पिता उसको लेकर घर जाते हैं उसकी बच्ची के साथ। और इसके बाद जो है अब ये खबर पूरी एरिया में फैल चुकी थी, पुलिस तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि ये रेणु यादव पे और उसके साथी चंदन यादव पे 40-50 मुकदमे चल रहे थे। तो इसके बाद पुलिस रेणु यादव को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब जो बिहार के जंगलों में जो निर्भय सिंह ठाकुर था, उसको भी पुलिस एनकाउंटर में जो है मार दिया जाता है। अब सिर्फ रेणु यादव थी, तो उन पर 42 मुकदमे चल रहे थे। तो इसके बाद जो है अब पुलिस उनको जो है अंदर कर देती है। इसके बाद एक शख्स था जो कि रणवीर सिंह, अभी ये बात 2012 में आ गई थी, 10-11 की है। रणवीर सिंह शख्स था जो कि रेणु यादव को छुड़ाने की या इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि 40-50 मुकदमे थे। तो बाद में ये मुकदमे चलते रहे और 1-2 साल मुकदमे चले, हालांकि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, और 1-2 मुकदमे में सबूत मिले जिसमें जिसको जो कुछ सज़ा पड़ी थी, 1-2 साल की शायद सज़ा हुई थी। और इसके बाद फिर से जो है रणवीर सिंह ने अपील करी, तो फिर इस 2011-12 में रेणु यादव जो है जेल से वापस आ जाती है। मतलब कि अब बाइज्जत बरी हो जाती है। इतने ज़्यादा संगीन मुकदमे नहीं थे, और इसमें ये भी था कि सिर्फ चंदन यादव की ये साथी थी और कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे कि क्राइम इस पे हो सिद्ध हो सके। तो इसके बाद 2012 में अब ये रणवीर सिंह के संपर्क में आती थी। रणवीर सिंह यादव, कहते हैं कि रणवीर सिंह यादव जो कि चंदन यादव का छोटा भाई था, उसी ने जो रेणु यादव का मुकदमा के लिए जो केस जो है वकील वगैरह हायर किया, और वो ही इनके केस की देख रेख करता था। इसके बाद कहते हैं कि 2012 में जेल से निकलने के बाद रणवीर सिंह और रेणु यादव ने शादी करी, और शादी करने के बाद उस बच्ची को भी अपनाया। और कहते हैं कि इसके बाद जो है इसने रेणु यादव ने गांव में प्रधान का चुनाव लड़ा और प्रधान का चुनाव भी जीती। और इसके बाद जो है अखिलेश यादव को इस बात के बारे में पता चला, और तो जमालीपुर अखिलेश यादव भी जो है रेणु यादव से मिलने पहुंचे थे। मिलने के बाद उन्होंने इनकी प्रोटेक्शन के लिए 3-4 जो है पुलिस वालों को भी हायर किया था। शायद वो इनकी सुरक्षा में 4-5 साल रहे। और इसके बाद 2017 में शायद ये भी खबर आई थी कि रेणु यादव ने डिम्पल यादव के साथ उस एरिया में जो है प्रचार किया था, जो कि औरैया जिले में आता है। प्रचार में हुई थी खड़ी, हालांकि उनकी सरकार बन नहीं पाई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। तो दोस्तों ये कहानी जो कि रेणु यादव की थी। बाकी कई बार ये भी होता है कि कई डाकू कुछ इस प्रकार के रहे कि वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाए। हो सकता है कई लोग रेणु यादव जी को शायद जानते हों और नहीं भी जानते हो। यदि ये ना भी जानते हो तो अच्छी बात है, जिन लोगों को पता हो तो भी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये कहानी थी जो रेणु यादव थी। बाकी आप लोग जरूर बताएं कहानी कैसी लगी, और
और आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई कहानी में, किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।